हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं। जब आप फाइनल रिवीजन करोगे तो उस टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 90 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया कि नवोदय विद्यालय जो है वो खोले गए हैं। तो आपने बताना है कि जो नवोदय विद्यालय हैं वो किसके लिए खोले गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय जो है वो खोले गए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नवोदय विद्यालय कब खोले गए थे। तो आपने याद रखना है 1986 में। वर्ष 1986 में नवोदय विद्यालय जो थे वो खोले गए थे। किसके लिए खोले गए थे? प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए खोले गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा की जो शीर्ष संस्था है वो कहलाती है। तो भारत में स्कूली शिक्षा की जो शीर्ष संस्था है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। एनसीईआरटी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत में जो स्कूली शिक्षा की जो शीर्ष संस्था है उसे एनसीईआरटी कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपने याद रखना है। एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वो 1 सितंबर 1961 को हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो भारत में जो स्कूली शिक्षा की शीर्ष संस्था है उसे क्या कहा जाता है? उसे एनसीईआरटी कहा जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है। उसी तरह बात करते हैं एससीईआरटी की। एससीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। उसी तरह निपा जो है, इसकी जो नाइपा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नाइपा की फुल फॉर्म है। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। वैसे और भी फुल फॉर्म्स है, जैसे डाइट की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होगी। उसी तरह एनओएस की जो है नेशनल ओपन स्कूल है। पीसीपी जो होती है उसकी फुल फॉर्म पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है। आईसीडीएस की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया। उसी तरह ईसीसीई की होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो ईसीसीई की फुल फॉर्म होती है। तो भारत में जो स्कूली शिक्षा की शीर्ष संस्था है उसे क्या कहा जाता है? उसे एनसीईआरटी कहा जाता है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ये भी आपने याद रखना है। इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो 1 सितंबर 1961 को हुई थी। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बरदा शिक्षा योजना जो थी वो किसने दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। महात्मा गांधी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो वर्धा शिक्षा योजना जी तो वो महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो जो गोखले का प्रस्ताव था, गोखले का जो गोपाल कृष्ण गोखले का जो प्रस्ताव था वो 1911 में प्रस्ताव रखा था उन्होंने। प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने 16 मार्च 1911 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा था। 1911 में, ये आपने याद रखना है। गोखले प्रस्ताव के जो महत्वपूर्ण सुझाव थे वो क्या थे? वो 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उन्होंने प्रस्ताव दिया था, सुझाव दिया था। प्राथमिक शिक्षा का व्यय जो है वो प्रांतीय सरकार और स्थानीय निकायों को 2:1 के अनुपात में वहन करना चाहिए। तो वर्धा शिक्षा योजना जो थी वो किसने दी थी? वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है कि आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया शिक्षा आयोग जो है वो क्या कहलाता है? उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आज़ादी के पश्चात जो नियुक्त किया गया शिक्षा आयोग था उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? इसे डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति व भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुआ था। इस आयोग का जो उद्घाटन था वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अबुल कलाम आज़ाद ने 6 दिसंबर 1948 को किया था। इसके जो थे 10 सदस्य थे। डॉक्टर ताराचंद हो गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हो गए, डॉक्टर ऑर्थर हो गए, सर जेम्स हो गए, डॉक्टर मेघनाथ साहा हो गए, डॉक्टर कर्म नारायण वहल हो गए, डॉक्टर जॉन के टिगरैट हो गए और श्री एन के सिद्धांता जो थे वो इसके सेक्रेटरी थे। तो ये आपने याद रखना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो मुख्य सिफारिशें थी वो क्या क्या थी? उन्होंने नेतृत्व का प्रशिक्षण पे बल दिया था, चेतना विकास पे बल था, आविष्कार व खोज डिस्कवर और इन्वेंशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी बल दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया जो शिक्षा आयोग है उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम है इसे डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। इसकी जो नियुक्ति थी वो कब हुई थी? वो 6 दिसंबर, ये आपने याद रखना है, 6 दिसंबर 1948 को इसकी नियुक्ति की गई थी। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ सीबीएसई इज सिचुएटेड है। तो सीबीएसई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। सीबीएसई का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने सीबीएसई की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। सीबीएसई की जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह कैब की जो फुल फॉर्म होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कैब की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। तो ये आपने याद रखना है। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया। और कैब की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, CIET की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होगी। और इग्नू की फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, फुल फॉर्म्स है, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं सीबीएसई का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो नई दिल्ली में है। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया कि मुदालियर आयोग की जो नियुक्ति थी वो कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस HPUB एंट्रांस में पूछा गया था। तो मुदालियर आयोग की जो नियुक्ति थी वो किस वर्ष में की गई थी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1952-53 में की गई थी मुदालियर कमीशन की नियुक्ति। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक बात आपने और नोट डाउन कर लेनी है कि मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी मुदालियर आयोग को जाना जाता है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर उपकुलपति थे वे मद्रास यूनिवर्सिटी के, उनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग ने 29 अगस्त 1953 को अपना प्रतिवेदन जो था वो प्रस्तुत किया था, अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो आपने याद रखना है मुदालियर कमीशन की जो नियुक्ति थी वो की गई थी 23 सितंबर 1952 को। 1952 को इसे अपॉइंट किया गया था और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब सबमिट की थी? वो 29 अगस्त 1953 1953 को इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी। तो मुदालियर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो मुख्य सिफारिशें थी
वो क्या क्या थी। वही बोलते थे कि सभी लड़कियों के स्कूलों में होम साइंस के अध्ययन के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। उसी तरह माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि थी वो 11 से 17 वर्ष की आयु तक 7 वर्ष की होनी चाहिए। इसे 2 स्तरों में बांटा जाना चाहिए, 3 वर्ष का माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर 4 वर्ष का। तो ये आपने याद रखना है। उसी तरह उन्होंने कहा था कि शिक्षा का जो माध्यम है वो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। हिंदी को एक अनिवार्य विषय बनाया जाए। 3 भाषाओं के सीखने से 5 भाषाओं के समूह पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी? मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, सरकारी भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी। तो ये जो कुछ सिफारिशें थी वो किसकी थी? वो मुदालियर आयोग की थी, जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी। और इसकी जो नियुक्ति थी वो 23 सितंबर 1952 को हुई थी। रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी 29 अगस्त 1953 को। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षा वाइज से जुड़े हुए पहलुओं की देखभाल कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? विच सेंट्रल मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर एजुकेशन एंड इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो शिक्षा वाइज से जुड़े हुए पहलुओं की जो देखभाल है वो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था ये 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, जिसको अब इसका जो नाम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा वाइज से जुड़े हुए पहलुओं की जो देखभाल है वो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है, तो अब आपने याद रखना है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, शिक्षा मंत्रालय होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं होगा, क्योंकि पहले शिक्षा मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल के श्री रोहित ठाकुर हैं, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला कि बोर्ड डिस्पैच प्रकाशित किया गया था। बोर्ड डिस्पैच वाज पब्लिश्ड। तो जो बोर्ड डिस्पैच था वो कब प्रकाशित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1854 में बोर्ड डिस्पैच जो था वो प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं बोर्ड डिस्पैच की जो मुख्य सिफारिशें थी वे क्या क्या थी। तो बोर्ड डिस्पैच में ने सिफारिश की थी कि भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार स्वीकार करे। श्री वुड ने संस्कृत, अरबी और फारसी की उपयोगिता को पहचाना, परंतु अनुदेशन माध्यम के रूप में अंग्रेजी की इन्होंने सिफारिश की थी। और भारतीयों की बौद्धिक उच्चता तथा नैतिक आचरण को ऊंचा उठाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसके साथ साथ उन्हें भारत में ब्रिटिश सरकार के समर्थक भी बनाना है। ये जो थी वो बोर्ड डिस्पैच की कुछ सिफारिशें थी। उन्होंने आदेश पत्र में अध्यापक प्रशिक्षण पर भी बल दिया था। बोर्ड डिस्पैच ने आदेश पत्र ने अधिक संख्या में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च विद्यालय खोलने की सिफारिश की थी। और उनके आदेश पत्र ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास महाप्रांत प्रदेश में विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। तो ये आपने एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि किसे मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो बोर्ड डिस्पैच को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो किसने प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हु स्टार्टेड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपको ये पता है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु मेड द फर्स्ट एफर्ट्स फॉर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जो पहल थी वो किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, विलियम एडम्स ने। किसने? विलियम एडम्स ने भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की पहल की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो पिता है वे किसे माना जाता है? हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है हमने कई बार डिस्कस किया है, कई बार वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो पिता है वो किसे
माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड मैकॉले जो था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉर्ड मैकॉले जो थे वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व देते थे, बल दिया था। और एक बात आपने एक और याद रखनी है कि लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि जनसाधारण को शिक्षित करना असंभव है, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को शिक्षित करना संभव है जो रंग, रूप और रक्त से तो भारतीय हो, परंतु रुचियों, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। वे शिक्षा धीरे धीरे जनसाधारण तक पहुंचानी है। तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये किसने कहा था? लॉर्ड मैकॉले ने कहा था। मैकॉले मिनट ने यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के विकास की आवश्यकता पर बल दिया था। ये भी आपने याद रखना है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो पिता है वे किसे माना जाता है? वो लॉर्ड मैकॉले को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में बोला गया कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कोठारी कमीशन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास जो है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट जो है, वो टाइटल है किसका? कोठारी कमीशन का। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद बारे में बात करते हैं। कोठारी कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 14 जुलाई 1964 को, ये आपने याद रखना है। इसे अपॉइंट कब किया था कोठारी कमीशन को? तो 14 जुलाई 1964 को, 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वो कब की थी? वो 29 जून, ये आपने याद रखना है, 29 जून 1966 को कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और स्कूल पाठ्य में सुधार संबंधी उनकी सिफारिशें थी कि उन्होंने सिफारिशें की थी कि आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के निम्न और उच्च 2 स्तर होने चाहिए। निम्न स्तर माध्यमिक शिक्षा के विषय कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? वो अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हिंदी व अंग्रेजी। हिंदी भाषी क्षेत्रों के हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा अंग्रेजी या हिंदी होनी चाहिए। आधुनिक भारतीय शिक्षा पे बल दिया था, गणित पे, कला पे। तो उन्होंने कोठारी कमीशन ने एक बात आपने और याद रखनी है, कोठारी कमीशन ने पाठ्यक्रम के संबंध में बहुमूल्य सिफारिशें की थी। कार्यानुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, शारीरिक श्रम, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा और पाठ्यक्रम में विविधता की आयोग ने सिफारिश की थी। तो ये आपने याद रखना है। कोठारी कमीशन जो था वो अपॉइंट कब किया गया था? 14 जुलाई 1964 को अपॉइंट किया गया था। और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी 29 जून 1966 को। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो CDS कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी थे। और कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसका जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का जो शीर्षक था, वो टाइटल था, वो था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। मूलभूत शिक्षा का जो विचार था वो किसने दिया था? द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज गिवन बाय। तो मूलभूत शिक्षा का जो विचार था वो किसके द्वारा दिया गया था? वो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। बेसिक एजुकेशन का जो आइडिया था वो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया कि सैंडलर कमीशन इज आल्सो नोन एज। तो सैंडलर आयोग का जो दूसरा नाम है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सैंडलर आयोग को और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है सैंडलर कमीशन को। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सैंडलर कमीशन जो था वो कब अपॉइंट किया गया था? 14 सितंबर। ये ना आपने डेट्स जो हैं वो आपने नोट डाउन जरूर कर लेनी है, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो सैंडलर कमीशन जो था वो 14 सितंबर 1917 को अपॉइंट किया गया था। इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी जो नियुक्ति थी वो भारत सरकार द्वारा लीड विश्वविद्यालय के उपकुलपति माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में की गई थी। सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और प्रोफेसर राम से मयूर जो थे वो भारतीय सदस्य थे इस आयोग के। इस आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी वे क्या क्या थी, ये आपने याद रखना है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया था। विश्वविद्यालय में प्रवेश मैट्रिक की बजाय इंटरमीडिएट स्तर के बाद मिलना चाहिए, ये उनकी सिफारिश थी। उसी तरह अंग्रेजी और गणित भाषा विषयों के सिवाय अन्य विषयों का माध्यम भारतीय भाषा हो, ये भी उन्होंने सिफारिश की थी। डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होना चाहिए। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया था, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल दिया था, तकनीकी शिक्षा पर बल दिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे। जैसे आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाने के कारण उस भार को कम करने के लिए आयोग ने ढाका में यूनिटरी विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की थी। आयोग ने अनुभव किया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षा साधनों का पुनर्गठन किया जाए तथा उसे एक अध्यापन विश्वविद्यालय केंद्र बनाने की सिफारिश भी की थी। तो ये आपने याद रखना है। सैंडलर कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी नियुक्ति जो थी वो 1917 में हुई थी, 14 सितंबर को हुई थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एनसीटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनसीटीई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 105 का वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नई दिल्ली में है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनसीटी इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आपको एनसीटी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एनसीटी की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, ये आपने याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो बनाई गई थी किसके द्वारा, 1986 की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज फ्रेम्ड बाय, तो ये इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षक और समाज जो है वो दूसरा नाम है। शिक्षक और समाज इज द सेकंड नेम गिवन टू। तो शिक्षा और समाज जो था वो दूसरा नाम दिया गया था, किसको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कोठारी आयोग को। कोठारी कमीशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोठारी कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी, अभी हमने डिस्कस किया 1964 में। 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 का जो संशोधन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986 वाज रिवाइज्ड बाय। तो ये किसके द्वारा रिवाइज की गई थी, ये राममूर्ति आयोग द्वारा रिवाइज की गई थी, राममूर्ति कमेटी द्वारा ये रिवाइज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो भारत का जो सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति की सिफारिश किसने की थी। हु गेव द रिकमेंडेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ अ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी की जो नियुक्ति की जो सिफारिश थी वो किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राधा कृष्णन आयोग ने। किसने, राधा कृष्णन आयोग ने यूजीसी की नियुक्ति की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो राधा कृष्णन आयोग को और किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो सिफारिश थी, की नियुक्ति की जो सिफारिश थी वो राधा कृष्णन आयोग ने की थी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने की थी। इसकी जो नियुक्ति थी राधा कृष्णन आयोग की वो कब हुई थी, वो आपकी 6 दिसंबर 1948 को। कब, 6 दिसंबर 1948 को हुई थी। उसी तरह बात करते हैं हम कोठारी कमीशन के बारे में, 1964 में इसकी नियुक्ति हुई थी। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सार्जेंट शिक्षा योजना। जो सार्जेंट रिपोर्ट थी वो कब की गई, वो कब कब गठित की गई थी, वो 1944 में। ये आपने याद रखना है। भारत सरकार ने शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट के नाम पर इस रिपोर्ट का जो नाम पड़ा था, सार्जेंट रिपोर्ट,
1944 में ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा सूत्रबद्ध की गई थी, गठित की गई थी 1944 में। तो सार्जेंट रिपोर्ट आपने याद रखना है 1944 हो गया। राधाकृष्णन आयोग 1948 हो गया और कोठारी आयोग जो था वो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी HPU बी एड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि फाइनल रिवीजन के टाइम में आपको ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 90+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPG के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।